नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देंगे। साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में भी आपकी मदद करेंगे। कॉलर शो है तो सवाल पूछने का तरीका आपको बता देते हैं। आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं 9136993405। आप इस नंबर पर अगले आधे घंटे तक कमोडिटी से जुड़े हुए सभी सवाल पूछ सकते हैं और आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं। अजय केडिया जी हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी है, और अभिषेक चौहान हैं, स्वास्तिका इन्वेस्ट मार्ट से। आप दोनों ही मेहमानों का स्वागत है। साथ ही गोल्ड और सिल्वर पर बात करने के लिए हमारे साथ नितिन खंडेलवाल है, जो जीजेसी के पूर्व चेयरमैन है। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। नितिन जी, सर, सोने और चांदी में लगातार दूसरे दिन काफ़ी गिरावट दिख रही है। क्या लग रहा है, क्या ये गिरावट और बढ़ेगी, और किसी के पास है तो क्या बने रहें? देखिए विश्व जी, जब भी कोई गिरावट लंबी छलांग लगाने की रही है, जब भी कोई आगे बढ़ना है तो 2 कदम पीछे आता है। तो गोल्ड कभी भी 4 कदम पीछे आता है, फिर 4 कदम आगे जाके 2 कदम पीछे आता है। और ये जो पावेल की जो फेयर नियुक्ति की गई है, उसी की वजह से थोड़ी सी रिएक्शन आई है, क्योंकि उनकी जो पॉलिसी थी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की, और वो 2023 से उन्होंने बताई कि होने वाला है, लेकिन ये उसकी रिएक्शन है। तो ये कुछ गिरावट और थोड़ी सी 2-4% तक के रह सकती है। उसके बाद में समझिए कि गोल्ड एक अच्छी और सिल्वर भी अच्छी छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है। जिस हिसाब से टेक्निकल रुझान भी है, उस हिसाब से देखते हुए आने वाले समय में $2000 के लगभग गोल्ड जाने की संभावना है, और जो चांदी है वो $28 से $30 होने की संभावना है। चांदी $28 से $30 और कॉमेक्स पर गोल्ड $2000। सर, एमसीएक्स में कितना लग रहा है? एमसीएक्स में कहां तक जाएगा? देखिए, करेंसी का थोड़ा सा वो भी अप एंड डाउन हो रही है। INR USD ये सब अगर देखते हैं तो 52 से 55 हजार तक के गोल्ड दिखाई दे रहा है, और 80 हजार के आसपास में चांदी दिखाई दे रही है। लेकिन एक बार जो करेक्शन आता है तो थोड़ा 1-2% और ऊपर नीचे होती है, उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। फंडामेंटल सभी भी मजबूत है, टेक्निकल भी है। दिखेंगे थोड़ा सा उतार दिखे, न्यूज बेस होता है, उसके बाद में इसमें फिर तेजी है। फिर उसके बाद फिर से वापस से तेजी होगी। सर, अगर हाजिर बाजार की बात करें तो वहां पर किस तरह का रिस्पांस दिख रहा है गोल्ड और सिल्वर को लेकर? देखिए, रिस्पांस बहुत अच्छा है। आगे मैरिज का सीजन है, अभी दिवाली होगी, उसके बाद जो मैरिज सीजन है, बहुत अच्छी डिमांड है, और पूरे इंडिया में अच्छे एग्जीबिशन हो रहे हैं, उसमें रिटेलर्स की अच्छी बाइंग हो रही है। इंपोर्ट भी रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। आपको पता है कि मुझे लगता है कि इस लास्ट जो क्वार्टर है, थर्ड, इसके अंदर 300 टन के आसपास में इंपोर्ट आ जाएगा। तो ये सारे सिनेरियो दिख रहे हैं कि अच्छी डिमांड है, और दिवाली और धनतेरस से सभी बहुत अच्छे गए। उसके बाद में फिर सभी की बाइंग भी बहुत अच्छी है, और बहुत पॉजिटिव, क्योंकि जितने भी लोगों ने मैरिजेस के अपने खर्चे थे उसको कर्टेल किया है, और वो सारे खर्चे जो है जेम ज्वेलरी में डाल रहे, ताकि रिसेल में काम है, और भविष्य में उनके जो भी इन्वेस्टमेंट है, सेफ हेवन है, उसके अंदर उनका काम आए। तो लोग रियलाइज कर चुके हैं कि मैरिज में कितना भी खर्चा करो, रिटर्न कुछ नहीं आने वाला है। जेम एंड ज्वेलरी ऐसी चीज है कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी इसका पैसा रिटर्न आता है। तो सोने में इनको लग रहा है कि बुलिश नजरिया रखना चाहिए। ये जो करेक्शन है, यहाँ पर आपको मौके ढूंढने चाहिए। हालांकि जेरोम पावेल का जो रुख है वो हॉकिश है, मतलब वो 2022 के मध्य तक ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ब्याज दरें बढ़ सकती है और वो पॉलिसी में बदलाव शुरू हो सकते हैं। तो लेकिन सर, एक और खबर आ रही है कि सोने चांदी पर जीएसटी बढ़ाने की तैयारी चल रही है। इसे 3% से बढ़ाकर 5% किया जा सकता है, ऐसी चर्चा है, हमारे सोर्सेस बता रहे हैं। सर, अगर ऐसा होता है तो क्या इससे आपके मार्केट पर क्या असर होगा? क्योंकि कंज्यूमर्स के लिए तो महंगा हो जाएगा, आप लोगों पर कितना असर होगा? देखिए, ये न्यूज मैंने भी सुनी है, पर मुझे लगता नहीं कि गवर्नमेंट को ऐसी गलती करेंगी, क्योंकि जब जब इसके अंदर ड्यूटी बढ़ी है या जो टैक्स बढ़ा है, तब तक इस मार्केट के अंदर स्मगलिंग हावी हुई है, और लोग फिर अकाउंटेड अनअकाउंटेड की तरफ गए हैं, और इससे काफी मार्केट में कियास होता है। और अगर ऐसा होता भी है तो जेम एंड ज्वेलरी पे बहुत बड़ी इनजस्टिस होंगी। उसका रीजन यह है कि जब जीएसटी लाई गई थी, तब ये बोला गया था कि रेवेन्यू इक्विवेलेंस रेशियो रहेगा, रेवेन्यू न्यूट्रल रेशियो रहेगा। हमारी इंडस्ट्री में कभी भी 1% से ज्यादा वैट रहा नहीं है, और 1% था, उसका भी 3% हम लोगों पर इम्प्लीमेंट किया गया। तब भी हम बताते रहे गवर्नमेंट से कि इनजस्टिस है, और अगर अभी 5% करते हैं तो कलेक्शन में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। जितने भी छोटे गांव है, देहात है, वहाँ सब जगह के ऊपर लोगों का बहुत हेवी रेजिस्टेंस आएगा इसके अंदर, और 5% ये इंडस्ट्री कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगी, और इंडस्ट्री को ये डाइजेस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि 3% ही बहुत ज्यादा होता है, हाई वैल्यू आइटम है। हमारा, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, हमारी इंडस्ट्री में केवल 1% वैट था, उसका हमको 3 गुना कर दिया गया था। तो जेम एंड ज्वेलरी 3% में भी कभी सेटिस्फाइड नहीं थी,
और जीएसटी में एक और लैकुना है कि हमारे जब जॉब वर्क पे कोई इसी की ज्वेलरी लेते हैं करने के लिए उस पर 18% जीएसटी है। आज जेमेन ज्वेलरी जैसे सेक्टर में अगर 18% जीएसटी रहती है तो ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कदम होगा और ये कदम इंडस्ट्री कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। इसके लिए हम स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन ऑल इंडिया जेमेन ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल की ओर से बना रहे हैं। आज ही हमारी लीगल कमेटी की मीटिंग आज ही रात में होने वाली है। ओके, तो सर कुछ आप इस सरकार की तरफ से अब तक आपने कुछ लिखा है या अभी तैयारी ही चल रही है? नहीं, सरकार को हमने पहले भी लिखा था कि 3% भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि 50,000 की चीज पे 1500 रुपए हो जाती है। और पहले मैं फिर बताता हूँ बार बार कि 1% वैट था, जितना वैट है उतना ही जीएसटी होना चाहिए था। ये सभी इंडस्ट्री के लिए किया है, तो इस इंडस्ट्री के ऊपर अगर ये 3 गुना हो गया था, 5 गुना अगर हो जाएगा तो ये बहुत बड़ी इनजस्टिस होंगी और इंडस्ट्री इसके लिए बहुत स्ट्रांग इसका रेजिस्टेंस रहेगा और इंडस्ट्री इसका पुरजोर अपोज करेंगी और ये अनएक्सेप्टेबल रहेगा इंडस्ट्री के लिए। चलिए इस पर चर्चा करेंगे आपसे, आपको दोबारा ऐड करेंगे क्या कुछ डेवलपमेंट चल रहा है और आपके पास भी कुछ खबर आए तो ज़रूर बताइए। चलिए शुक्रिया नितिन जी, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए। चलिए वायदा बाजार की और बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ अजय केडिया जी और अभिषेक भी है। केडिया जी, क्या लग रहा है, सोने चांदी में लगातार दूसरे दिन गिरावट है, क्या अब यहाँ से बाइंग शुरू करनी चाहिए? नमस्कार विष्णुमान जी। जिस ढंग से हमने देखा कि पिछले 20-25 दिन के ट्रेड के अंदर एक काफी बड़ी वॉलेटिलिटी देखी, 1 से लेकर 20 तारीख के बीच में हमने देखा गोल्ड में $100 की तेजी आ जाती है बिकॉज इन्फ्लेशन 30 साल के हाई पे है, कोरोना का कंसर्न बना हुआ है, इकोनॉमी में भी अगर हम देखें तो वैल्यूएशन इक्विटी के काफी हाई है। दूसरी ओर हमने देखा कल के सेशन में जो सेकंड स्पेल जो फेड चेयरमैन का स्टार्ट होगा, कहा जाता है कि ये थोड़े बहुत गोल्ड के लिए हमेशा एक नेगेटिव रहा है, जिसके चलते कल हमने एकाएक $40 से $45 की गिरावट आती हुई देखी। साइकोलॉजिकली हमें लगता है कि प्राइसेस ने पहले भी काफी टाइम 1770-1780 के लेवल पे काफी सपोर्ट लिया हुआ है, तो आई थिंक कल का जो कैस्केडिंग इफेक्ट है उसी का इफेक्ट आज दिखाई दे रहा है। बट मेरी सलाह रहेगी करंट लेवल पे शॉर्ट नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम डाउनसाइड हमें जरूर लग रहा था, बट वो लग रहा था कि 47,500-600 के बीच में जाके रुकना चाहिए, तो ऑलरेडी वो लेवल हम देख चुके हैं, तो कहीं ना कहीं लोअर लेवल से बाइंग वापस लौटती हुई दिखाई देगी। करंट लेवल पे शॉर्ट सोने चांदी में नहीं करना चाहिए। ओके, यानी करंट लेवल्स पे शॉर्ट करने से बचे, ऐसा केडिया जी मानते हैं। अभिषेक, आपको क्या लगता है? वेरी गुड इवनिंग विश्वमोहन। देखिए, हमारा भी यही मानना है कि ओवरऑल टेरिटरी अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से हमने गोल्ड और सिल्वर में काफी अच्छा सेलिंग प्रेशर देखा है। जिस तरह से फेड ऑफिशियल का रेट बार-बार आ रहा है टेपरिंग को लेके, इवन रेट हाइक को लेके, और जिस तरह से सेकंड रीअपॉइंटमेंट वापस से हुआ है पावेल का, तो कहीं न कहीं उस वजह से मार्केट सेंटीमेंट बढ़ गए थे कि रेट हाइक बहुत जल्दी होने वाला है और कहीं न कहीं उसका प्रेशर गोल्ड और सिल्वर पे देखा है। पर अगर आप देखें तो ओवरऑल टेरिटरी हमारा भी यही मानना है कि 1780 1770 काफी अच्छा लेवल है। यहाँ पर सेलिंग करना अवॉइड करना चाहिए। हमारा मानना है कि अगर 1780 कॉमिक टर्म्स में और अगर एमसीएक्स में देखें गोल्ड जैसे 47,680 के आसपास चल रहा है, अगर 500 के आसपास मिलता है तो आप बाय करके करें, काफी अच्छा लेवल है वहाँ पर। और शॉर्ट टर्म के लिए भी बाय कर सकते हैं, लॉन्गर टर्म के लिए भी बाय कर सकते हैं, काफी अच्छा लेवल है। और 47,150 का स्टॉप लॉस आप ले सकते हो। ऊपर में हमको लग रहा है कि 48,200 300 के टारगेट फिर से कुछ दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो ये व्यू है सोने को लेकर। चलिए हमारे साथ एक कॉलर का सवाल भी आया है, राजेश हैं जयपुर से। इन्होंने हाजिर में खरीद रखी है चांदी 71,500 रुपये। अब केडिया जी आपसे जानना चाह रहे हैं क्या ये लेवल इनको वापस दिखेगा, राजेश जी का 71,500, और कब तक दिखेगा? देखिए, चांदी जैसे कहा जाता है कि चंचल है, तो वैसा ही हमने कुछ ऐसा पिछले 6 महीने में आते हुए देखा कि प्राइसेस में बार बार में हमने 75 का लेवल भी छूते हुए देखा, तो नीचे में हमने 61-62 का लेवल भी छूते हुए देखा। टाइमिंग मुझे लगता है कि वॉलेटिलिटी नवंबर मंथ में कंटिन्यू बने रहेगी। अगर ये मार्च तक का होल्ड रखते हैं तो आई थिंक मार्केट 71-72 हजार का लेवल आराम से तोड़ सकता है। जिस दिन से हमने देखा इंडस्ट्रियल कंजम्पशन भी चांदी की बढ़ी है और साथ में जो कंसर्न कोरोना का है ये भी सोने के साथ साथ चांदी को सपोर्ट करेगा। बट ब्रॉडर रेंज जो रहेगी वो 58,000 से लेकर 75,000 का रहेगा। इनको मार्च तक वेट करना पड़ेगा, वहां पे आपको 71 से 72,000 तक के लेवल चांदी में आते हुए दिख जाएंगे। आपको क्या लग रहा है अभिषेक, इनका लेवल कब तक दिख जाएगा? राजेश जी का 71,500 रुपये में हाजिर में इन्होंने खरीद रखा है, वेट कर रहे हैं, कब तक दिखेगा ये लेवल? हाँ विश्वमोहन, देखिए अगर लॉन्गर टेन्योर है, अगर 6 महीने या उससे ज्यादा, तो हमारा भी मानना यही है कि 62,000 एक काफी अच्छा बेस बना हुआ है, लॉन्ग टर्म पे काफी अच्छा है। 62,000 का जो बेस बना और ऊपर में 72-73 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, तो मुझे लग रहा है कि अगर आप मार्च या उसके बाद के तक अगर ये होल्ड कर सकते हैं तो काफी अच्छे लेवल देखने को मिल सकते हैं। लॉन्गर पीरियड पे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, शॉर्टर पीरियड पे वॉलेटिलिटी है। अगर आप रेंज देखें तो 62,000 और 69,000 के बीच में एक रेंज चल रहा है। जैसे ही 69,000 के ऊपर अगर निकलता है तो मुझे लग रहा है कि 72-73 के आसपास आराम से आ सकता है। मार्च तक अगर ये होल्डिंग कर सकता है बिल्कुल बहुत अच्छा लेवल है। चलिए अगले कॉलर का भी सवाल आ गया है, आकाश हैं इंदौर से।
नेचुरल गैस पर राय जानना चाह रहा है। केडिया जी क्या सलाह देंगे इनको नेचुरल गैस के लिए? देखिए नेचुरल गैस में अभी भी हम देखें तो विंटर डिमांड सामने रहेगी। नो डाउट यूएस से अपडेट आया है कि टेम्परेचर में थोड़ा नॉर्मलाइजेशन है, जिसकी वजह से प्राइसेस में गिरावट भी था। बट कहीं ना कहीं रशिया और जर्मनी पे ध्यान रखिए, क्योंकि सप्लाई जिस ढंग से रशिया बढ़ाने वाला था वो अब कहीं ना कहीं खटाई में पड़ते हुए दिखाई दे रही है, या अभी भी पॉलिटिकल इशू बना हुआ है जिसकी वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिल सकता है। वॉलेटिलिटी बढ़ी रहेगी, जो 350 से लेकर 385 350 से 385 का एक ब्रॉडर रेंज रहेगा। आज के लिए हमें लगता है प्राइसेस में ट्रेंड पॉजिटिव है, लेके चलना चाहिए। करीबन 378 से 380 का लेवल देखने मिल जाएगा। 370 तो लेकर ही जाना चाहिए, 378 तक का लेवल दिख सकता है। आपकी राय क्या होगी अभिषेक नेचुरल गैस पर? आयुष्मान देखिए, नेचुरल गैस का प्राइस अगर ओवरऑल आप टेरिटरी देखें, हमने लास्ट वीक भी आपको कहा था कि 400 एक काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस है, उसके बाद प्राइस से एक अच्छा सेल ऑफ देखा है। अगर आप देखें नीचे लेवल पे 350 पे मल्टीपल बॉटम्स बने हुए, जब तक वो लेवल ब्रेक नहीं करता है तो प्राइसेस में फर्दर वीकनेस नहीं आएगी। तो 350 काफी क्रूशियल लेवल है। हालांकि जब वो तोड़ता है तो प्राइसेस में बड़ा सेल ऑफ आ सकता है 330 320 लेवल का। तो अगर आप इंट्राडे या 2 दिन के पर्पज से देखें तो मुझे लग रहा है कि ब्रॉड रेंज 350 से 400 का है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप करना चाहें तो हमारा ये मानना है कि फंडामेंटल थोड़े से कमजोर है अभी, क्योंकि डिमांड इतनी नहीं है। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि थोड़ा सा जो वेदर में कूलनेस थी वो थोड़ा सा कम हो सकती है। तो आई सजेस्ट कि अगर आप 385 390 मिलता है तो सेल ऑन राइज करें, 400 का स्टॉप लॉस लगाएं, तो वापस से 360 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ये व्यू है नेचुरल गैस पर आकाश जी के लिए। चलिए अब कुछ और सवालों के जवाब ले लेते हैं। प्रशांत है रांची से, चांदी ये खरीदना चाह रहा है कि किन स्तरों पे खरीदे? केडिया जी अगर इनको खरीदना है तो किन स्तरों पे खरीदना चाहिए? प्रशांत जी के लिए क्या सलाह होगी? देखिए विष्णु जी, मुझे लगता है कि ऑलरेडी हमने एक बड़ा करेक्शन प्राइजेस में आते हुए देख चुके हैं। आई थिंक मार्केट में वॉलिडिटी जरूर बनी हुई है। अगर हम करंट मार्केट की बात करें तो यहाँ से 200-300 पॉइंट भी जा सकता है। पर आई थिंक 63 का जो रेंज है वो काफी अच्छा रेंज है। यहाँ पे आप चांदी ले सकते हैं, बट बड़ा पॉजिटिवनेस या वापस स्ट्रॉन्ग मूव जो आएगा वो 65-500 के ऊपर ही आएगा। तो आई थिंक 63 का जो रेंज है ये काफी अच्छा रेंज है, यहाँ पे आप चांदी लेके चल सकते हैं। तो ये व्यू है। चलिए अगले कॉलर का भी सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ कुछ और कॉलर्स के सवाल आ रहे हैं। राम है इंदौर से, सोयाबीन में जानना चाह रहे हैं कि क्या और तेजी सोयाबीन में दिखेगी? क्या लग रहा है केडिया जी? देखिए सोयाबीन में हमने शॉर्ट स्क्वीज होते हुए देखा। हमने देखा कि अराइवल के पीक पीरियड में प्राइजेस 5100 तक का लेवल नीचे में जाता हुआ दिखाई दिया, बट कहीं ना कहीं अराइवल में ड्रॉप है। इंटरनेशनल मार्केट तेज है, तेल के भाव में भी तेजी बनी हुई थी, और साथ में पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए विंटर काफी इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे हम पोल्ट्री डिमांड बढ़ते हैं। तो उसकी वजह से भी सभी तरह से पॉजिटिव फैक्टर था, जिसके चलते कल हमने सर्किट भी लगते हुए देखा, और प्राइजेस ने आज 6800 का लेवल छूता हुआ दिखाई दिया। टेक्निकली मार्केट ओवरबॉट में है, करेक्शन दिखाई दे रहा है जो 6000 से 6100 का लेवल दिखा दे, बट ओवरऑल बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति ही बना के चलिए। अभी भी सोयाबीन में तेजी का रुख कायम रहेगा। तो अगले 2 सेशन में मे भी पॉसिबल आज जैसे हायर लेवल से एक बिकवाली देखी गई तो 6100 तक का लेवल दिखा दे, बट डाउन साइड में ज्यादा सस्टेन नहीं करेगा। ध्यान तेजी का ही है। 6100 तक का लेवल मिल सकता है सोयाबीन में। ओके, अगले कॉलर हैं रोहन हैं पुणे से, जिंक पे जानना चाह रहे थे कि जिंक में उन्हें आज क्या करना चाहिए। क्या लग रहा है अभिषेक, जिंक में क्या करें आज, कैसे ट्रेड बनाएंगे? हाँ देखिए, बेस मेटल्स में हमने कल के बाद होम सेल्स का जो डेटा आया यूएस में वो काफी पॉजिटिव है। उसके बाद हमने ओवरऑल बेस मेटल पेट में एक अच्छी स्ट्रेंथ देखी है। हालांकि जिंक में जो इटली में जो स्ट्राइक नहीं है, पर ओवरऑल फंडामेंटल्स काफी स्ट्रॉन्ग है और थोड़ा सा सप्लाई कंसर्न भी है। तो कहीं ना कहीं उस वजह से प्राइस में एक अच्छी हमने तेजी देखी है। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप ट्रेड इसका पॉजिटिव लग रहा है 274 पे आप बाय कर सकते हैं, और ऊपर में मुझको लग रहा है कि 280 285 के टारगेट अगले वीक में देखने को मिल सकते हैं। तो ये भी वो जिंक के लिए है। चलिए अब कुछ तेल तिलहन काउंटर्स की वापस से बात कर लेते हैं। हमारे साथ संदीप बजोरिया जी हैं, सीईओ है सनविन ग्रुप के। संदीप जी, सोयाबीन में लगातार तेजी का रुख है, ये तेजी क्या आपको टिकाऊ अब लग रही है क्या, या तेजी अब पूरी हो चुकी है, अब यहाँ से बहुत ज्यादा तेजी आपको नहीं दिख रही है? देखिए जनाब, सोयाबीन में आज सुबह तो हमने देखा था कि करीबन 6750 68 तक मार्केट चला गया था। जी और जी, अभी सर्किट भी लगातार 6% तक का। अभी सर्किट मार्केट नीचे आके 6534 दिसंबर का सीट चल रहा है एनसीटेक्स में। मार्केट बहुत फास्ट रन अप किया है। पिछले 10 दिनों में हमने देखा सोयाबीन की कीमतें जो 5300-5400 से चल रही थी उससे 6750 तक चली गई। कुछ फंडामेंटल कारण है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि किसान की सेलिंग बहुत स्लो है, दूसरा मील की डिमांड अच्छी है, लेकिन बहुत फास्ट रन अप हुआ है। और वो फास्ट रन अप होने से थोड़ा स्पेकुलेटिव रन अप जैसा लग रहा है, और थोड़ा सेटबैक आज आया है बिकॉज उस कारण से कि
एक तो पाम और सोयाबीन ऑयल के मार्केट डाउन है। दूसरी बात ये है कि ये पोल्ट्री एसोसिएशन वाले कोशिश कर रहे हैं कि जो 12 लाख टन के सोयाबीन के इंपोर्ट की इजाजत थी उसमें से करीबन 6 लाख आया, तो वो कह रहे हैं कि बाकी का 6 लाख भी हमको 31 मार्च 2022 तक लाने की इजाजत दी जाए। तो वो भी बातें से थोड़ा सा सोयाबीन की कीमतों पे असर पड़ा है। और ये ऑयल भी जो नीचे आया है, ये सब बातें से पड़ा है। आई थिंक पर्सनली आप मुझे पूछे तो सोयाबीन का प्राइस का रेंज अभी मिनिमम में 5800 का हो गया है। और मतलब जो पहले जो 5051 की बातें हो रही थी, वो रेंज अभी बॉटम जो है 5800 पे आ गया है। और अपसाइड में तो अभी नियर बाय में मार्च 2022 तक मुझे नहीं लगता कि 800-7,000 रुपए के ऊपर अपसाइड करना चाहिए। सो दैट ये रेंज में अभी सोयाबीन सीड समझ के चलिए। जहाँ तक ऑयल का सवाल है तो ऑयल आप प्रेशर में है। मलेशियन मार्केट भी आप देख रहे हैं 2.5% गिरा है आज। और उसी तरह से MCX में भी 13-14 रुपए डाउन है और सोयाबीन ऑयल 8-10 रुपए डाउन है। ऑयल में भी एक पीक करीबन हमारा आ चुका है और प्राइसेस एकदम हाई लेवल पे है। ऑल्दो ठीक है, सप्लाई अभी भी टाइट है। थोड़ा बहुत प्रोडक्शन मलेशिया में बढ़ने के मतलब पहले जो नेगेटिव प्रोडक्शन हो रहे थे 2-3%, वो अभी आज जो आंकड़े आए हैं वो कह रहे हैं कि 0.5% प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हो रही है। तो इस सिग्नल से दूसरा चाइना में भी कोई न्यूज है कि वो स्टेट रिजर्व से सोयाबीन ऑयल बेचेंगे, वो भी कारण से। तो ये सब कारणों से ऑयल प्रेशर में है। हो सकता है ऑयल में प्रेशर थोड़ा बना रहे, बट बहुत ज्यादा कोई मंदी की गुंजाइश नहीं है, कम से कम दिसंबर एंड तक। कि बहुत ज़्यादा मंदी की गुंजाइश हम नहीं है। हाँ, लेकिन हम लोग एक पीक पे हैं और इस लेवल पे हमें थोड़ा संभल के ही काम करना चाहिए तेल में, उसमें कोई डाउट नहीं है। ओके सर, आज मस्टर्ड में काफ़ी गिरावट दिख रही है, करीब करीब 3% नीचे है। यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, मस्टर्ड में गिरावट और बढ़ेगी? और क्या वजह है कि आज की जो गिरावट ये दिख रही है, किस वजह से आई? क्या बुआई के अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, उत्पादन अच्छा होने वाला है? मस्टर्ड में एमसीडेक्स के 2.87%, वो तो बिकॉज वो तो अभी कोई नया फ्रेश ट्रेड हो नहीं सकता, तो उसका खास मायने नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है, आपने सही कहा है कि बुआई के आंकड़े अच्छे हैं। लास्ट ईयर से 20 से 25% बुआई ज्यादा हो रही है। तो डेफिनेटली मस्टर्ड पे थोड़ा प्रेशर तो बनना ही है। और हमें तो वो देख रहे हैं मस्टर्ड की जैसे अराइवल जो है अगले साल जो है फरवरी से शुरू हो जाएगी। तो आई थिंक मस्टर्ड के लिए भी एक पीक आ चुका है। वी आर अभी जो भी मस्टर्ड में धीरे धीरे करके दाम नीचे ही जाने हैं, तो ये बात मस्टर्ड में भी हम देख रहे हैं। तो मतलब अभी और इंडिजीनियस जो ऑयल सीड है, राइस ब्रान है, कॉटन ऑयल है, ये सब चीज का ग्राउंडनट है, इनका भी प्रेशर अब बनना थोड़ा शुरू हुआ है। तो बट ऑल दो हम एक दूसरी तरफ हम देखें तो इंपोर्ट में हम जो मंथली इंपोर्ट हमारा है, वो मंथली इंपोर्ट में पाम ऑयल जो है अभी वो 5-5.5 लाख टन पर महीने आ रहा है, उससे ज्यादा नहीं आ रहा है। बिकॉज हमने सितंबर में बहुत कर लिया था, 13 कर लिया था, इसलिए अभी उसके बाद में हम स्लो डाउन हो गए पाम के इंपोर्ट में। और सोयाबीन का इंपोर्ट बहुत बढ़ गया हमारे यहाँ। सोयाबीन हर महीने 4.5 लाख टन का अराइवल, नवंबर में 4.5 आएगा, दिसंबर में 4.5 आएगा, जनवरी में सोयाबीन ऑयल हमारे यहाँ 3.5 से 4 के बीच में आ जाएगा। सनफ्लावर ऑयल भी हर महीने समझिए 2.25 लाख से 2 लाख टन आ जाएगा। तो ये पॉइंट है, उससे सॉफ्ट ऑयल की अराइवल बहुत बढ़ रही है, जो सोया और सनफ्लावर है। और पाम के अराइवल हमारे यहाँ भी कम है। तो इस तरीके से पाम अभी थोड़ा ठंड का भी समय है, पाम की डिमांड थोड़ी कम रहती है, वो भी एक कारण है। और पहले हमारे बहुत इंपोर्ट किया हुआ है पाम में सितंबर का, तो उस कारण से भी पाम की कम है। बट पाम के लिए जो खबर आ रही थी कि इंडोनेशिया में उत्पादन कम रह सकता है, तो क्या उसका क्या असर होगा? आज तो 1% कमजोर है पाम तेल। नहीं, उत्पादन तो वो ठीक है कि भाई वहाँ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन इतनी ज्यादा स्पीड से नहीं बढ़ रहा है। और पूरे साल में भी जो ग्रोथ है वो पाम प्रोडक्शन में स्लो ही है। लेकिन एट द सेम टाइम इतने ऊंची कीमत पाम की हो गई है। और पाम और सोयाबीन ऑयल जनरली हम देखते हैं, पाम ऑयल कम से कम $100 सोयाबीन ऑयल से सस्ता बिकता है। और ये साल हम देख रहे हैं पाम और सोयाबीन नेक टू नेक बिक रहे हैं, $20 ही पाम सस्ता है। और ऊपर से हमें तो इंपोर्ट में सोयाबीन ऑयल की ड्यूटी 5.5% और पाम की ड्यूटी 8.25% है। तो $35 का पाम इंपोर्ट में हमें ड्यूटी का एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो $135 पाम सस्ता होना चाहिए था सोयाबीन से, उसके यहाँ पे सिर्फ $20-30 सस्ता होने के कारण में पाम का इंपोर्ट बहुत ज्यादा कम हो रहा है और सोयाबीन का इंपोर्ट बहुत बढ़ रहा है। तो ये बातें मैंने जो पहले कही उसी के प्रूफ है ये चीजें। तो आई थिंक पाम जब उनका प्रोडक्शन बनना शुरू हो जाएगा जनवरी फरवरी से, तब उन लोगों को
कीमतों को एडजस्ट करना ही पड़ेगा, बिकॉज वो एडजस्ट करे बगैर पाम की ज़्यादा खपत बढ़ेगी नहीं। लेकिन फॉरवर्ड की कीमतें जो है पाम की, वो जनवरी फरवरी मार्च का आज आप पाम लेने जाओ तो वो समझ के चलिए आज आपको मिल जाएगा करीबन $1300 में, और नियर बाय का दिसंबर का पाम जो है वो $1400 का रेट है। तो पाम प्लांटेशन भी अपने आप को $100 सस्ता आगे में बोल रहे हैं। और सोयाबीन ऑयल का आगे का प्राइस जो है, आज का सोयाबीन ऑयल का प्राइस समझ के चलिए करीबन दिसंबर का 1445-50 का सोयाबीन ऑयल है, और वो जनवरी फरवरी मार्च का एवरेज देखें तो सोयाबीन ऑयल वो करीबन हमको पड़ेगा समझ के चलिए 1380 से 85 का। तो सोयाबीन ऑयल में 1450 और 1385 मतलब $65 कम है अभी से जनवरी फरवरी मार्च, और पाम में $100 कम है आगे से। तो पाम को अपने आप को कॉम्पिटिटिव बनाना पड़ेगा, और वो इस तरह से कोशिश कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव बनाने की। लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा और कॉम्पिटिटिव उनको बनना पड़ेगा जी, पाम को जब प्रोडक्शन बढ़ेगा और माल उनको बेचने की जरूरत पड़ेगी इंडिया में। ओके, शुक्रिया बजोरिया जी, आपने वक्त निकाला और सभी तेल तिलहन वायदा पे आउटलुक दिए और किस तरह के प्राइसेस आगे रह सकते हैं ये भी बताया, और फंडामेंटल्स भी काफ़ी चर्चा की। चलिए कुछ और दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। एक सवाल, इन्होंने नाम तो नहीं भेजा है लेकिन क्रूड पे इनका सवाल है। 5 लॉट अभी इन्होंने ताज़ा मार्केट में खरीदारी की है, 5676, 5676। केडिया जी क्या लग रहा है, अभी इन्होंने 5 लॉट खरीदारी की है, क्या इनकी पोजीशन सही है? आपको लग रहा है कि अब यहाँ से रिकवरी आएगी क्रूड में? मुझे लगता है देखिए क्रूड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कि ग्लोबल मार्केट में एक कोल्ड वॉर जैसा सिचुएशन बन चुका है। यूएस ने लास्ट वीक ही कहा है कि जिस दिन से इन्फ्लेशन बढ़े हैं ये एनर्जी इन्फ्लेशन है, और वो अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से कुछ आउटपुट ऑफलोड करेंगे। इसके बाद चाइना, जापान, इंडिया, इन सब का भी नाम आ रहा है। एक तरफ कोरोना की वजह से भी कंसर्न्स बने हुए हैं लॉकडाउन के वजह से, तो आई थिंक थोड़ा भी उछाल आए तो बेटर बेच के चलिए। आई थिंक आज शाम के लिए 5680-5700 तक एक करीब लेवल मिले तो बेटर इनको लॉन्ग से निकल जाना चाहिए, शॉर्ट पोजीशन लेनी चाहिए 5780 के स्टॉप लॉस से। डाउन साइड मुझे लगता है 5620 से लेके 5560 तक का लेवल हम क्रूड में देख पाएंगे। ओवरऑल मुझे लगता है सेल ऑन रैली की रणनीति अपना के चलिए। रैली की स्ट्रेटजी है, यानी अपनी पोजीशन से जब भी आपको हालांकि अभी भी आप नुकसान में नहीं है, प्रॉफिट में ही है, आपके जो बाइंग लेवल है उसके ऊपर ही भाव चल रहा है, तो आप यहाँ से निकल सकते हैं। अगला सवाल है चौथा राम जोधपुर का, ग्वार पर जाना चाह रहे थे। केडिया जी ग्वार पर आपका आउटलुक? देखिए ग्वार में मैंने पहले भी क्लियर किया था कि मेरा व्यू न्यूट्रल टू वीक है। हमने नो डाउट एक अच्छी खासी रैली जरूर देखी थी पिछले 1 महीने के अंदर, बट कहीं ना कहीं ये डिमांड को एंटिसिपेट नहीं दिखा रही है। आज भी हमने लोअर लेवल से थोड़ा बाउंस होते हुए देखा, दैट इज ए टेक्निकल बाउंस। मुझे लगता है प्राइजेस 6100 का लेवल तोड़ के एक बार होल्ड कर जाए तो नीचे में 5600 तक का लेवल गवार सीट में, वही गवार गम में 10,200 से 10,300 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो ओवरऑल बेटर है कि अगर कोई लॉन्ग पोजीशन है तो निकलने की चेष्टा करनी चाहिए। तेजी आएगी बट जनवरी 10-20 तारीख के बाद ही तेजी लग रही है। एज ऑफ नाउ फेयर प्राइस नहीं है, मुझे लगता है करेक्शन और गहरा सकता है जैसे हमने पिछले 2 दिन में देखा है। यानी करेक्शन की संभावना लग रही है। चलिए बेस मेटल्स पर एक बात कर लेते हैं। अभिषेक, निकेल में अच्छी तेजी दिख रही है, करीब 0.25% की तेजी है 1572 रुपए के ऊपर। यहाँ पर कोई ट्रेड बन रहा है आपका? विश्वमोहन देखिए ओवरऑल बेस मेटल पेट में हमने निकल ही एक ऐसा है जिसमें काफी अच्छी स्ट्रेंथ है, फंडामेंटली भी अच्छा है और टेक्निकली भी काफी अच्छी पुल बैक हमने देखा है। 1500 से ये प्राइस ऑलमोस्ट 1570 के आसपास आ चुका है। इवन अगर आप देखेंगे SHFE में, अगर शंघाई में अगर आप देखें तो स्टेनलेस स्टील और आयरन के प्राइसेस में भी काफी बड़ा रैली दिखा, ऑलमोस्ट 5% का, तो कहीं उसका भी एक काफी अच्छा सपोर्ट मिला है। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल बेस मेटल पेट में अगर आप देखेंगे तो निकल एक काफी अच्छा है। मुझे लग रहा है कि नवंबर की जगह अगर आप दिसंबर एक्सपायरी जो कि 1562 के आसपास चल रहा है, 1550 पर बाय कर सकते हैं। हमारा मानना है कि 1528 का स्टॉप लॉस लेके अगर आप इसको 2 से 3 दिन या 1 वीक के लिए अगर होल्ड कर सकते हैं तो 1600 या उसके ऊपर के टारगेट निकल में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये व्यू है, निकेल को आप खरीद सकते हैं 1600 के टारगेट के लिए, 1528 का स्टॉप लॉस लगा ले। शुक्रिया अभिषेक जी आपका, अजय केडिया जी आपका, आप दोनों ने वक्त निकाला और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए और अपनी राय भी रखी। तो कम्युनिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे मनी मंत्रा। नमस्कार।